नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जब 2014 के अंदर यानी 2014 के अंदर जब सत्ता में आई, केंद्र की सत्ता पर उन्होंने कब्जा किया, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान ये कहा था कि हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध हैं, हम राष्ट्रवादी हैं। और इस बात को लेकर उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूम घूम कर यही प्रचार किया कि कांग्रेस जो है उसने भ्रष्टाचार फैलाया है, उन्हें घोटाले किए हैं, देश को लूटा है। और हम आएंगे तो हम विदेशों में कांग्रेस के नेताओं का जमा विदेशी बैंकों में धन है, जो ब्लैक मनी, उसको वापस लेकर आएंगे और भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। कहीं ना कहीं इसी बात को आम हिंदुस्तानियों ने पसंद किया और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को एक सुनहरा मौका दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही बलबूते देश के अंदर सरकार बनाई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की पहले भी मिलीजुली एनडीए की सरकार वाजपेयी के नेतृत्व में, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बन चुकी थी। लेकिन मोदी जब 2014 के अंदर मोदी जी को यानी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाया गया, प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें प्रोजेक्ट किया गया, उस समय लोगों ने उनकी बातों, क्योंकि लच्छेदार बातें, और जिस प्रकार 10 सालों के अंदर हमने देखा है, आप सब ने देखा, पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों ने देखा है, और उनकी बातें बिल्कुल धड़ल्ले से, बेखौफ, बड़े इत्मीनान से अपनी बातें मंच से वो बोलते हैं और उनका भाषण बहुत ही दमदार, जोरदार होता है और इसी बात के लोग कायल भी हैं उनके। लेकिन धीरे धीरे अब जिस प्रकार उनकी जो हकीकत है, सच्चाई उनके भाषणों की, उनकी मानसिकता, उनकी सोच विचार की शैली, उनकी कार्य शैली के बारे में जब लोगों को पता चला, तो हकीकत सामने आई कि वो एक जुमलेबाज हैं। ये मैं नहीं कहता, ये आप सोशल मीडिया पर इस प्रकार की जो पोस्टें आप देखते होंगे और तरह तरह की बातें मोदी जी के बारे में आती रहती हैं कि वो झूठ बोलते हैं, उनके पास जुमले हैं। और कहीं ना कहीं अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, दूसरे नंबर के एक पावरफुल भाजपा के नेता हैं, उन्होंने भी इस प्रकार की बात कही थी। क्योंकि जब उनसे किसी पत्रकार ने पूछा, आम लोगों में इस प्रकार की चर्चाएं होने लगी कि जो बातें, जो वादे 2014 के चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा टीम ने ये बातें कही थी कि काला धन वापस लाया जाएगा, 2 करोड़ नौकरियां, सरकारी नौकरियां युवाओं को दी जाएंगी। और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी प्रचार के दौरान ये भी बात कही थी कि हिंदुस्तान जो है ये युवा है, यानी 65% की आबादी जो युवाओं की है और बेरोजगार है, उन्हें हमें रोजगार मुहैया करवाएंगे। लेकिन उसके बाद आज तक 10 वर्षों के अंदर क्या हुआ? अब तो तीसरा कार्यकाल चल रहा है, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं नरेंद्र मोदी। और जैसा कि आप हर रोज देखते हैं, हर महीने वो कहीं ना कहीं विदेशी दौरे पर जाते हैं और जो गोदी मीडिया है वो उनके बारे में प्रचार करता है कि देखिए नरेंद्र मोदी जी विश्व गुरु हैं और उनका डंका बज रहा है पूरी दुनिया के अंदर। और भारत जो वो विश्व गुरु बन चुका है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत जो बन जाएगा। बना या नहीं बना ये सब आपके सामने। कहाँ जो महंगाई है वो आसमान को छूने लगी है, बेरोजगारी जो है वो 45 सालों के अंदर रिकॉर्ड बना चुकी है। 45 साल के अंदर सबसे अधिक बेरोजगारी इस वक्त जो है चल रही है। और जनसंख्या जो गिनती होती है 10 वर्षों के बाद जनसंख्या, तो वो भी नहीं हुई है। 2021 में होने चाहिए थी, लेकिन अब 2024 है। अभी इसके पीछे जनसंख्या की गिनती नहीं करवाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र की सत्ता पर काबिज है, उसकी मंशा क्या है? क्योंकि एक तरफ जो कांग्रेस है वो इस बात का प्रचार प्रसार कर रही है कि जब उनकी सरकार बनेगी, वो सत्ता में आएंगे, तो जाति गणना करवाएंगे और उससे ये पता चलेगा कि कौन सी जाति जो वो बहुत पीछे रह गई और सत्ता के अंदर उनकी भागीदारी, यानी ये राजनीति के अंदर या गवर्नमेंट जॉब है, जो नौकरियां, उनमें उनकी कितनी भागीदारी है, जितनी उनकी जनसंख्या है जाति के आधार पर, तो उनके आधार पर, उसी के आधार पर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। इस प्रकार के कांग्रेस जो है या विपक्ष जो है वो कर रहा है। इंडिया
गठबंधन है जो वो दावे कर रहा है, और कहीं ना कहीं उसका जो है इनके पास कोई तोड़ नहीं है भाजपा के पास, और वो बिना किसी मुद्दे के हिंदू मुस्लिम की राजनीति के आधार पर वो कामयाब भी हो रहे हैं, उन्हें जीत भी मिल रही है। लेकिन जिस प्रकार जो 10 वर्षों के अंदर हिंदुस्तान के नागरिकों ने भाजपा का शासनकाल देखा है, उसमें ये एक बात तो तय हो चुकी है कि उनके पास कोई, यानी भाजपा के पास हिंदू मुस्लिम के सिवाय, यानी नफरत फैलाने के सिवाय और कोई मुद्दा नहीं है। देश के विकास के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं, कोई रोड मैप नहीं है। वो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, और लोग धर्म के नाम पर गुमराह होती जा रही है। लेकिन अब जिस प्रकार जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध उन्होंने लड़ाई जीती, भाजपा सत्ता में आई, लेकिन खुद ही भ्रष्टाचार के अंदर रोम रोम उनका भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल रोज रोज हमारे सामने आते हैं, क्योंकि विपक्ष को खत्म करने के लिए विपक्षी नेताओं के जो विपक्षी पार्टियां, उनके नेताओं के लिए हॉर्स ट्रेडिंग की जाती है, उनकी खरीद फरोख्त की जाती है, और आज बदनाम हो चुकी है भाजपा पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और कल ही कैलाश गहलोत है जो भारतीय आम आदमी पार्टी की दिल्ली एक मंत्री हैं, परिवहन मंत्री थे, उनको भी कल ही उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दी और 24 घंटे के भीतर ही उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। तो इससे आम लोगों को एक ये संदेश गया, एक मैसेज पहुंच गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जिस पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाती किसी भी दूसरी पार्टी के नेता पर, और ईडी सीबीआई आईटी उसके पीछे लगा देती है, तो डर के मारे अपनी ही पार्टी के विरुद्ध बोलने लगते हैं और भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, और हकीकत इससे कोसों दूर होती है। तो इसलिए अब कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब जो जिस प्रकार सत्ता में है, या राज्यों की सत्ता के अंदर वो दखल दे रही है, यानी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को अपने साथ मिला रही है। और उनके जैसा कि वो भाजपा के बारे में अमूमन कहा जाता है कि उनके पास एक वॉशिंग मशीन है, जिसके अंदर जो है भ्रष्ट जो दूसरी पार्टियों के नेता हैं जिन पर आरोप लगते हैं, तो उनको अपने साथ उस वॉशिंग मशीन के अंदर डालती वो दूध के धुले हो जाते हैं। तो इस प्रकार अब पूरी भाजपा ऐसे भ्रष्टाचारियों को अपने अंदर समाहित करने के बाद खुद पूरी पार्टी भ्रष्ट हो चुकी है। और खरीद फरोख्त के लिए पैसा कहां से आ रहा है? जो महंगाई आसमान को छू रही है, अडानी है, गौतम अडानी है, और उनको हर तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो है उसी को दिया जा रहा है। और जो 2014 के अंदर उसकी जो संपत्ति, उसका कारोबार 600 करोड़ बिलियन डॉलर था, या 600 करोड़ की कंपनी थी, वो आज दुनिया की तीसरे नंबर की बड़ी कंपनी बन चुकी है गौतम अडानी जो है। तो वो इतना उस पे मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी जो है वो इतने मेहरबान क्यों हैं? इसीलिए। और जब 2014 के बाद मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो इसी बात को लेकर उनके जो भक्त हैं, जिन्हें हम अंध भक्त भी कह सकते हैं, वो कहते थे कि मोदी जी के तो कोई परिवार नहीं है, कोई औलाद नहीं है, वो किसके लिए वो भ्रष्टाचार करेंगे, वो न खाएंगे न किसी को खाने देंगे। लेकिन वो किसको खिला रहे हैं ये किसी से छुपा नहीं है, वो गौतम अडानी को, मुकेश अंबानी को खिला रहे हैं, और वो ही इनकी पार्टी के लिए वो काम करते हैं। इस भारतीय जनता पार्टी को चंदा देते हैं। और जिस प्रकार जो इलेक्ट्रल बॉन्ड थे उसमें किस प्रकार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए वारे न्यारे कर दिए थे। बहुत सारी कंपनियां थी जिन्होंने बहुत, यानी 7-8 हजार करोड़ रुपया, यानी 8 अरब रुपया जो है वो बताया जा रहा है कि अकेले भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया था, जबकि कांग्रेस को 1100 करोड़ रुपए ही मिले थे। तो ये जो पैसा भारतीय जनता पार्टी के खाते में आया चंदे के नाम पर, तो उसका किस प्रकार इस्तेमाल किया जा रहा है और कहाँ किया जा रहा है, ये भी किसी से छुपा नहीं है। ये दूसरी पार्टियों के नेताओं को अपनी पार्टी के अंदर मिलाने के लिए करोड़ों रुपया भी उनको दिया जाता है, और उन पर चल रहे मुकदमे, आरोप सब एकदम साफ क्लियर, उनको क्लियरेंस मिल जाती है, वो बेदाग हो जाते हैं। तो यही सब कुछ चल रहा है। अब जो अभी आज की ताजा घटना है, जो विनोद तावड़े भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो आज बॉम्बे, महाराष्ट्र में वो पहुंचे बॉम्बे।
तो क्योंकि कल वहाँ चुनाव होने वाले हैं, आज 19 नवंबर है, 20 नवंबर को वहाँ यानी विधानसभा चुनाव होने, और ठीक एक दिन पहले वो 5 करोड़ रुपए का बैग लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं और एक होटल के अंदर पहुँच जाते हैं। तो जितेंद्र ठाकरे जो बहुजन विकास आघाड़ी पार्टी के एक नेता हैं, उनको कहीं से भी इसकी बारे में भनक लग जाती है और उन्होंने जिस होटल के अंदर विनोद तावड़े ठहरे हुए थे, उसको वहाँ वो घेर लेते हैं। जो बहुजन विकास आघाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अब जो जितेंद्र ठाकरे वो कहते हैं कि उन्हें इस बात का पहले से ही भनक लग गई थी और पूरा उनके पास ब्यौरा है, और उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारियों को भी कहा कि इस प्रकार विनोद तावड़े जो पैसे बांटने के लिए वो आए हैं, और आज रात क्योंकि कल वोटिंग होगी, मतदान होगा, और उससे एक दिन पहले ये कोई खेल करेंगे, और यही इनके पास एक सबसे बड़ा जो है ये एक तरीका है चुनाव को प्रभावित करने का, चुनाव को अपने पक्ष में करने का, चुनाव जीतने का। और क्योंकि पैसा ही सब कुछ है, और पैसे के दम पर जो भारतीय जनता पार्टी वो सत्ता में टिकी हुई है, खरीद फरोख्त उनका एक धंधा बन चुका है। और इसी क्रम में विनोद तावड़े जो 5 करोड़ रुपए अपने बैग में भरकर वहां पहुंच जाते हैं, और उनके पास एक डायरी भी बताई जा रही। डायरी के अंदर वो तमाम लोगों के नाम हैं जिनके पास ये पैसा पहुंचाना था आज की रात, और वो जो लोग हैं जिनको ये पैसा पहुंचाया जाने वाला था, वही लोग जो है वो आगे मतदाताओं की खरीद फरोख्त का काम करने वाले थे। लेकिन उससे ठीक पहले आज जो है चुनाव आयोग की बजाय जो बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता हैं और जो जितेंद्र ठाकरे वो वहां पहुंच जाते हैं, और वहां भाजपा के कार्यकर्ता भी पहुंच जाते हैं। बवाल हो जाता है और वहां पीछा छुड़ाने की कोशिश की जाती है। भाजपाई कार्यकर्ता विनोद तावड़े को वहां से निकालने में असफल रहते हैं, क्योंकि इसी बीच वहां पुलिस भी पहुंच जाती है, और जो देवेंद्र फडणवीस है, गृह मंत्रालय है उनके पास, उन्हीं की पुलिस जो मजबूरन वहां पहुंचती है, हालांकि वो नहीं चाहते थे। और चुनाव आयोग के बारे में आप सबको पता है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, वो पूरी तरह से भाजपा के सपोर्टर के तौर पर काम कर रहे हैं, और उनके पास जितनी मर्जी कोई शिकायत चुनाव आयोग को करे, उस पर बिल्कुल वो टस से मस नहीं होते, उन पर वो चिकने घड़े बने हुए हैं। वो विपक्ष पर तो एक्शन लेंगे, लेकिन सत्ताधारी पार्टी भाजपा के विरुद्ध वो कुछ भी न, उनके अंदर कोई हिम्मत ही नहीं है, कोई साहस नहीं कर पाते कि उनके खिलाफ कोई एक्शन ले सकें। तो ऐसा ही आज के मामले में भी हुआ। वहाँ चुनाव आयोग को शिकायत करने के बावजूद वहाँ कोई चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग की तरफ से कोई अधिकारी वहाँ नहीं पहुंचा। हालांकि वहाँ से विनोद तावड़े को निकालने की भाजपा कार्यकर्ताओं ने जी भर कोशिश की, लेकिन उनकी वहाँ कोई एक नहीं चली, और जो बहुजन विकास आघाड़ी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने वहीं होटल के अंदर ही उन्हें कैद कर लिया। उसके बाद उनकी तलाशी भी ली गई और उसमें से 5 करोड़ रुपए बरामद भी कर लिए गए। अब आगे पूछताछ में क्या निकल कर आएगा वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन भाजपा के लिए एक बड़ी नई मुसीबत खड़ी होगी। अब जो विपक्ष है ये उसके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, और क्योंकि कल सुबह 7-8 बजे चुनाव जो है वो शुरू हो जाएगा, मतदान शुरू हो जाएगा। उससे पहले जो रात का बाकी जो बचा समय है उसके अंदर जो विपक्ष है इस मुद्दे को कितना भुना पाती है, और मतदाताओं तक इस जो मैसेज को कैसे पहुंचाएगी। अगर विपक्ष कामयाब रहता है, इंडिया गठबंधन है या महाविकास आघाड़ी के जो लोग हैं, नेतागण है, एनसीपी है या उद्धव ठाकरे की यूटीबी है या कांग्रेस है, ये जो विपक्षी पार्टियां हैं ये इस मुद्दे को अगर रातों रात पूरे महाराष्ट्र में पहुंचा देती हैं, फैला देती हैं, मतदाताओं को इस बात के बारे में पता चल जाता है, तो निश्चित तौर पर भाजपा के लिए ये बहुत ही एक नुकसानदायक घटना निकलकर सामने आएगी। कल चुनाव होंगे और कोशिश तो यही करेगा विपक्ष, और दूसरी तरफ अब इसको टैकल करने के लिए भाजपा के जो महाराष्ट्र के लोग हैं, नेतागण हैं,
एकनाथ शिंदे की पार्टी है या भाजपा है या उनके अन्य सहयोगी दल है, वो कितना इसको टैकल कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं न कहीं ये बिल्कुल लग रहा है कि इसका नुकसान तो निश्चित तौर पर भाजपा को होगा ही होगा। क्योंकि हालात तो पहले ही महाराष्ट्र के अंदर भाजपा के बिल्कुल विरुद्ध बने हुए हैं और इसलिए जो भाजपा है, जो पारदर्शिता का ढिंढोरा पीटने वाली मोदी जी तो पहले ही वहाँ से पीछा छुड़ाकर वो नाइजीरिया पहुँच चुके हैं और वहाँ सम्मानित किए गए। नाइजीरिया के सर्वोच्च सम्मान से उन्हें नवाजा गया है और मोदी जी तो इसी अपने ही जैसा कि आप हमेशा देखते हैं उनका कैसा चरित्र है, वो अकेले ही फोटोशूट करवाते हैं। अगर उनको माला पहनाई जाती है तब भी माला के अंदर भी वो अकेले ही दिखना चाहते हैं, किसी को भी वो साथ में रखना नहीं चाहते हैं। तो इस प्रकार जो पारदर्शिता का और शुचिता का ढिंढोरा पीटने वाली भाजपा खुद कटघरे में है और अब लोगों को इसके बारे में पूरा पता चल चुका है और महाराष्ट्र के अंदर तो पहले ही हालात जो है इनके विरुद्ध हैं और महाराष्ट्र में तो इनकी सरकार बनेगी, इसके लिए पूरे संशय है। और दूसरी तरफ जो गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह, वो भी कल महाराष्ट्र से वापस दौड़कर दिल्ली आ गए क्योंकि मणिपुर के हालात बहुत ही संगीन हो चुके हैं, वहाँ आगजनी की घटनाएं हो चुकी हैं, वहाँ जो है कत्लेआम फिर से शुरू हो गया है और पिछले 2 सालों से हालात कैसे हैं मणिपुर में वो आपको मालूम है। देश के अंदर, देश के ही एक छोटे से हिस्से मणिपुर एक छोटा सा राज्य है, वहां पर मोदी जी की सरकार, जो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और बीते 11 वर्षों से भारतीय जो देश की सत्ता इनके हाथ में, लेकिन मणिपुर पर ये नियंत्रण नहीं कर सके और बातें करते हैं बड़ी-बड़ी, यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध रुकवा देने के दावे करते हैं और गोदी मीडिया भी पूरी सपोर्ट कर रहा है। मैं तो कहूँगा कि जो गोदी मीडिया है, सबसे पहला और 1 नंबर का दुश्मन अब देश हिंदुस्तान का ये गोदी मीडिया बन चुका है क्योंकि झूठा प्रचार, झूठी वाहवाही भाजपा के मोदी जी की या अमित शाह या कोई भी उनकी ये जो है बढ़ा-चढ़ाकर बातें की जाती है, झूठ का प्रचार किया जाता है। तो ये सब बातें जो देश हित में नहीं है, हिंदू-मुस्लिम के बीच नफ़रत की राजनीति, ये मुख्य एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का और झूठे आंकड़े पेश करना। क्योंकि 2014 के अंदर 55 लाख करोड़ देश पर कर्जा था, विदेशी कर्जा, जो अब 55 लाख करोड़ से अब 200 से भी ऊपर यानी 220 लाख करोड़ रुपया कर्ज देश पर चढ़ चुका है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जो विकास कार्य, जो बड़े-बड़े पुल बड़ी नदियों पर बनाए गए थे, बड़े-बड़े जो नेशनल हाईवे थे, वो 2 साल 3 साल के भीतर ही वो धराशायी होते जा रहे हैं, पुल गिरते जा रहे हैं। तो ये देश का हाल बना दिया गया है, ये हाल है देश का। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे 8 फिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।